गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 14 तारीख है। आज लेक्चर लेने में थोड़ी मेरी देर हो गई। हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रोज़ पढ़ाई कर रहे हो। हमारा लेसन सितंबर का लेसन चल रहा था, तीसरा लेसन। कौन सा लेसन चल रहा है? धातु और अधातु। ठीक है, तीसरा और चौथा लेसन है सितंबर का। तो बच्चों अभी आपकी जो यूनिट टेस्ट आने वाली है वो है गणित और एसएसटी की। ठीक है, तो तैयारी कर लेना। महीने के अंत में 25-26 तारीख के आसपास होगी। आपको जब होगी 2-3 दिन पहले कौन सा पेपर किस दिन है आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लेसन नंबर तीसरा कर रहे थे। तीसरे लेसन में हम सीख रहे थे कि हमारे पास धातु तो हैं, पर सक्रियता श्रेणी के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। ज़्यादा सक्रिय, मध्यम सक्रिय और बिल्कुल कम सक्रिय। इस तरह से 3 भागों में उनको बांटा गया है। पर ये प्रकृति में तो मिल रहे हैं, लेकिन अशुद्धियों के रूप में। उनके साथ यहाँ तो ऑक्साइड की अशुद्धि है, या सल्फाइड की अशुद्धि है, या कार्बोनेट की अशुद्धि है। तो हर एक के साथ कोई न कोई प्रकार की अशुद्धि तो रहती है, पर हम उस अशुद्धि को निकालकर शुद्ध रूप में धातु कैसे मिलता है वो मैंने आपको बताया। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे हैं, जैसे सोना, चांदी, बराबर, और मरकरी, इसका एग्जाम्पल बताकर मैंने वो किस तरह से हम इसको शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसका निष्कर्षण किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में कल मैंने समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में जो धातुएं मध्यम सक्रिय हैं, न ज़्यादा सक्रिय हैं न कम सक्रिय हैं, उनके बारे में भी आपको मैंने बताया था। उनका निष्कर्षण कैसे होता है, उन पर सल्फाइड की भी अशुद्धि होती है और कार्बोनेट की भी अशुद्धि होती है। फिर उनमें से वो अशुद्धि हटकर ऑक्साइड की होती है। फिर वो ऑक्साइड की अशुद्धि किस तरह से हम दूर करके शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोहा तो चलो भाई निकाला, अब मिल गया, लेकिन उसके ऊपर भी कितने उसके अयस्क के रूप में मिलता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर आपको शुद्ध लोहा मिलता है। तो बाकी अभी लास्ट रह गया है कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु तत्व आए हुए हैं, सबसे ऊपर का मतलब जिनकी सक्रियता ज़्यादा है, जो जल्दी से हवा के साथ, पानी के साथ घुल मिल जाते हैं, जल्दी से सक्रिय हैं। ठीक है, तो इनके यौगिकों में से हम किस तरह से धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जो सबसे सक्रिय धातु है, फिर उसको हम कहाँ पर रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, है ना। उसके शुद्ध रूप को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम धातु को अगर हम उस सबसे सक्रियता श्रेणी में ऊपर पर आता है, अगर हम उसको नहीं रखेंगे तो वो दूसरे यौगिकों के साथ मिलकर बिल्कुल उसका फिर शुद्ध रूप हमें मिलेगा ही नहीं। हवा में अगर घुल जाएगा, सीधे से संपर्क में आएगा तो आग पकड़ लेता है। तो इन सब से बचने के लिए उसको केरोसिन में डाला जाता है और यौगिकों के साथ प्रक्रिया जल्दी से कर लेता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे स्थित जो ऊपर स्थित धातु है उनका निष्कर्षण का मतलब उनको अलग करना। सब जने मिक्स हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा सक्रिय हैं उनको अलग करना। सक्रिय कार्बन के तो सक्रियता श्रेणी में स्थित ऊपरी आय धातु ज़्यादा सक्रिय होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। जो मैंने आपको बताया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब बहुत ही सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने आपको ये बताया था कि अगर उसके ऑक्साइड मिल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कोयले के द्वारा गर्म करके ऑक्साइड हटा देते हैं, तो हमें शुद्ध रूप में धातु मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों को हम प्राप्त नहीं कर, इनके यौगिकों में से हम प्राप्त नहीं कर सकते। यौगिकों का मतलब वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, जैसे सोडियम तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम तो कैल्शियम क्लोराइड,
इनके दूसरे यौगिकों के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे उनमें से खाली क्या चाहिए, मुझे चाहिए सोडियम अलग चाहिए, कैल्शियम अलग चाहिए, पोटेशियम अलग चाहिए, लेकिन उनको अलग करने के लिए फिर कौन सा मेथड होना चाहिए? तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम इनके ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातु में नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई मेरे पास धातु है, ठीक है, अगर मुझे उसके ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं, कौन से सक्रिय धातु के, तो हम क्या करते हैं, वैसे कोयले के द्वारा गर्म किया तो हमें किसके उसके धातु तत्व मिल गया, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन की अपेक्षा बताया, कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि इनके धातु की बंधुता, जो बंधन है आपस में, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक है। कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक है, तो अभी इनको अलग तो करना है ना अलग। जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, उनमें से मुझे सिर्फ सोडियम चाहिए, तो सोडियम को प्राप्त करने के लिए फिर कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो उसके लिए विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा, मतलब जो भी धातु है, कौन सी धातु? सक्रिय धातु। तो सक्रिय धातु के यौगिकों को विद्युत अपघटन के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा उनके ऊपर करंट पास करके दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, एक धन और एक ऋण, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो ऋण होता है उसे हम कैथोड कहते हैं और जो धन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या डाला जाता है? इन दोनों के अंदर डाला जाता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इनको डाला जाता है। तब हमको जब विद्युत का अपघटन होता है तब क्लोरीन अलग हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा अपचयन होता है, जैसे उदाहरण के रूप में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके गलित क्लोराइड को, ये क्लोराइड के रूप में है, समझो पानी में है, नमक पानी में होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब पानी में होते हैं, जो इनके क्लोराइड को विद्युत अपघटन से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इनके ऊपर विद्युत अपघटन होता है तो उसमें जिसमें होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड कैसा होता है? ऋण इलेक्ट्रोड होता है, ऋण। कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड होता है, तो ऋण के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अब बताओ, सोडियम और क्लोराइड में से प्लस वाला कौन सा है? प्लस वाला है सोडियम, तो उसके ऊपर सोडियम इकट्ठा हो जाएगा। और एनोड, एनोड क्या है? धन इलेक्ट्रोड है, तो उसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, यानी क्लोरीन आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। तो कैथोड इलेक्ट्रोड, दो तरह की रॉड्स डाली होती है, ठीक है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड ऋण वाला होता है, एनोड धन वाला होता है। जो ऋण वाला होता है उसके ऊपर धन वाले आ जाएंगे और जो धन वाला है उसके ऊपर ऋण वाला आ जाएंगे। तो कैथोड कौन सा है? माइनस वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस वाला। तो सोडियम वो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके साथ और क्या बनेगा? सोडियम, ओनली सोडियम मिलेगा, मुझे सिर्फ सोडियम धातु मिलेगा। उसी तरह से एनोड पर, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव क्लोराइड आयन आ जाएंगे, ठीक है। और मुझे कौन सी गैस मिलेगी? फिर क्लोरीन गैस। इस तरह से विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग जो सबसे सक्रिय धातु है उनका हम निष्कर्षण करते हैं। लेकिन बच्चों, ये सब जो मैं आज बता रही हूँ उसके साथ साथ बाकी 2-3 टॉपिक्स और भी हैं, तो मैं बच्चों जितना भी आपको बताऊँ उनको रोज का रोज देखो। ये वाला बार बार पूछा जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे जो ऊपर स्थित है वो है सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बरोबर, कैल्शियम, ये सब ऐसी धातुएं हैं जो बहुत सक्रिय हैं। तो अभी मैंने बताया कि अलग अलग मेथड्स के द्वारा हम लोग सक्रियता श्रेणी में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। लेकिन ये जो निष्कर्षण किया तो सही, पर अभी भी इनका बिल्कुल शुद्ध रूप नहीं है, थोड़ा बहुत अशुद्ध रूप रह जाता है। अब उसका शुद्धिकरण कैसा होता है तो हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और नोटबुक में लिखते रहना।